Very good morning to all of you, my dear students. In the previous video, we read about the introduction of this chapter, constitutional design, and we talked about that why constitution is very necessary for ruling a country or for running the country. Also, we gave the example of South Africa where there was apartheid system, how the constitution was formed there, about all those incidents and about the apartheid system also we will have to read in this topic. So our topic is democratic constitution in South Africa. See this personality, he is Nelson Mandela, who spent most of his life in the jail. Against apartheid system, he was doing the movements and he was raising his voice, and that's why he was put into the jail for 28 years. But he did not lose his heart, and due to his only, South Africa was freed from apartheid system. So what he did, he told, I have fought against white dominations and I have fought against black dominations. मैं गोरों के खिलाफ भी लड़ा हूँ और ब्लैक जो डोमिनेशन है उनके खिलाफ, मतलब मैं किसी भी तरह के डोमिनेशन को नहीं चाहता, दबदबा नहीं चाहता. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. मैंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, कामना की है, जो एक ऐसा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक जहाँ पर सबको अधिकार हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले हो, जहाँ लोग शांति और मेल जोल के साथ रहते हो. सो इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर. ये वही कामना है, ये वही इच्छा है जिसके लिए मैं जीवित रहना चाहता हूँ और प्राप्त करना चाहता हूँ. बट इफ़ नीड्स बी, इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. और यही वो आइडिया है जिसके साथ मैं मरना भी चाहता हूँ. यानी किसी भी सूरत में मुझे ये आइडियल्स, आदर्श, मेरे जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, मेरा आदर्श पूरा होना चाहिए. So this was Nelson Mandela being tried for treason by white South African government. यानी ये वही नेल्सन मंडेला थे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, नस्ल भेद, रंग भेद जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा, जो गोरे लोगों की सरकार थी. ही एंड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंसेड to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. यानी वो और उनके साथ जो 7 लीडर्स थे, दूसरे लीडर्स जिन्होंने ये हिम्मत की थी, आवाज़ उठाई थी रंग भेद के खिलाफ, अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ. हम लोग देखेंगे आगे अपार्थिड सिस्टम में क्या होता था उस समय. तो 1964 में उनको जेल में डाल दिया गया. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. ध्यान देंगे, रोबेन आइलैंड. उन्होंने अपने जीवन का 28 जो साल था महत्वपूर्ण, जो 28 ईयर्स, आप सोच सकते हो 28 ईयर्स एक काफ़ी लंबा समय होता है. लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण, मतलब कि एक पार्ट होता है, वो उन्होंने अफ्रीका के सबसे भयावह जो जेल था रॉबिन आइलैंड, उसमें उन्होंने गुजारा था. किसके लिए? क्योंकि उन्होंने हिम्मत दिखाई थी अपार्थिड सिस्टम के खिलाफ. ठीक है, तो 28 साल उन्होंने जेल में बिताए थे. सो ये अपार्थिड सिस्टम क्या था? व्हाट वाज द अपार्थिड सिस्टम? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थिड. इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस स्लाइड में. अपार्थिड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. यानी यह साउथ अफ्रीका में चलने वाला एक अजीबोगरीब किस्म का एक भेदभाव की नीति थी, नस्ल भेद था, जिसमें स्किन कलर के आधार पर, ब्लैक्स एंड वाइट्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन वाज मेड अमॉन्ग द पीपल ऑफ वाइट्स एंड ब्लैक्स. वाइट और ब्लैक के बीच में भेदभाव होता था इस रंग भेद के मतलब कारण. द वाइट यूरोपियन इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. और ये किसके द्वारा लादा गया था? वाइट यूरोपियन जो थे, जो व्यापारी थे, वो कभी व्यापारी बनकर वहाँ आए थे और उन्होंने वहाँ पर शासन कर लिया था. और गोरे शासकों ने अपनी शासन जो बनाई उसमें उन लोगों ने अपार्थिड सिस्टम को अप्लाई कर दिया, लाद दिया वहाँ के लोगों पर, साउथ अफ्रीका के. द ट्रेडिंग, ध्यान देंगे, ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विथ
आर्म्स एंड फोर्स, यानी जोर ज़बरदस्ती से। वो तो आए क्या थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन व्यापार करते करते उन लोगों ने जब देखा कि यहाँ पर शासन करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि मोस्टली क्या है ना, साउथ अफ्रीका उस समय ट्राइबल मतलब कि एरिया हुआ करता था, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लैक कलर के थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, जिससे उनके ऊपर शासन करना इन लोगों के लिए आसान हो गया और उन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती वहाँ पर शासन कर लिया और खुद शासक बन गए। सो बाय द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया, वो भारत में भी जिस तरह से आए थे, लेकिन इंडिया की तरह उन लोगों ने यहाँ नहीं किया। लार्ज नंबर ऑफ ऑल वाइट्स हैड सेटल्स इन साउथ अफ्रीका एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। सो एक्चुअली दे सेटल्ड डाउन, दे मेड देयर हाउसेज देयर एंड दे बिकेम द रेजिडेंस एंड मीन्स वहाँ के वो अस्थायी नागरिक बन गए और वहाँ पर खुद शासन करना शुरू कर दिए। सो द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। ये इतना खराब था ना स्टूडेंट्स, अपार्थाइड सिस्टम, दैट डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। उनके चमड़े के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आप ब्लैक हैं तो आपके लिए कुछ अलग रूल हैं, आप वाइट हैं तो आपके लिए कुछ अलग रूल है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही अत्याचार करने वाला एक वहाँ पर सिस्टम चल रहा था। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। मैंने बताया कि वहाँ के जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो क्या है? ब्लैक इन कलर हैं। दे मेड अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स। वे वहाँ के 3/4 यानी 3/4 पॉपुलेशन के मतलब बराबर हैं ब्लैक्स। Beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored, जो कि इंडिया से गए हुए लोग थे, माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो याद रखो कि वहाँ पर ब्लैक्स तो वहाँ के नेटिव लोग थे, वो ब्लैक्स थे जो वहाँ पर जन्म लिए थे। जो बाहर से ये गए थे यूरोपियन, वो क्या थे? वाइट्स थे। लेकिन इंडिया से कुछ लोग गए थे, वो रेशियल मिक्सचर के थे, मतलब उनको बोला जाता है मिश्रित जो नस्ल होता है उसको बोला गया रंगीन, मतलब हम लोग रंगीन में थे वहाँ पर, है ना, कलर्ड कहा गया। सो पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फेरियर्स। जो वाइट्स थे ना, वो जितने भी ब्लैक थे या उनके अलावा दूसरे जो थे, उनको वो वहाँ पर इन्फेरियर्स की तरह व्यवहार करते थे। वहाँ पर ऐसा मानते थे कि ये विदेशी हैं, इनको यहाँ से हटा देना चाहिए। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जो ब्लैक्स थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये तो बड़ी आसान है समझना, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही भयावह स्थिति थी। कहाँ पर? अफ्रीका में। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑपरेसिव बाई फॉर द ब्लैक्स। ये अत्याचार करने वाला था ब्लैक्स के ऊपर। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। यहाँ तक कि स्टूडेंट, जहाँ पर गोरों की बस्ती हुआ करती थी, जहाँ पर गोरे लोग रहते थे, वहाँ पर काले लोग नहीं रह सकते थे उस एरिया में। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। बिना आदेश के वो वाइट एरिया में काम नहीं कर सकते थे स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, इन सब में उनको जाने का अधिकार नहीं था स्टूडेंट्स। इन सब में उनको जाने का अधिकार नहीं था। इवन पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर वाइट्स एंड ब्लैक। सब अलग अलग हुआ करते थे। गोरे के लिए अलग था, कालों के लिए अलग था। गोरे के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते थे, कालों के बच्चे अलग स्कूल में पढ़ते थे। कितना मतलब दुखद बात है। सोच सकते हो, एक ही देश में इस तरह की नीति, और वो भी वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के खिलाफ जो उसी देश के नेटिव्स हैं। सो इट वॉज वेरी वेरी ड्रेडफुल, है ना। सो दिस वॉज कॉल्ड सिग्रीगेशन। इसको अलगाववाद की नीति कहा जाता था। सिग्रीगेशन का मतलब होता है टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द वाइट वर्शिप्ड। यहाँ तक कि वो उस चर्च में नहीं जा सकते थे जहाँ पर जो अंग्रेज थे या गोरे जो थे वो पूजा करते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। इस टेरिबल अत्याचार के खिलाफ देखो भाई, वो आवाज़ भी तो नहीं उठा सकते थे, ना ही वो कोई संगठन बना सकते थे, ना ही वो कोई ग्रुप बना सकते थे। यहाँ तक इसका भी अलाउड नहीं था कि वो आप उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा दें। समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत ही बड़ी दुखद बात थी। किसके लिए? वहाँ पर रहने वाले लोगों के खिलाफ, कि इस तरह का वहाँ पर उनके साथ क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और इन सब के खिलाफ ही नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? आवाज़ उठाई थी, और इसके लिए उन्हें जेल में जाना पड़ा था।
तो चूँकि मैं छोटे छोटे वीडियो के रूप में आपको ये टॉपिक्स भेज रहा हूँ ताकि लंबा वीडियो ना हो जाए और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए जहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ाया है वहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लो, आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा. ओके, सो टिल देन वॉच द वीडियो कंटिन्यूअसली एंड रीड द पॉइंट्स clearly and carefully, because you already know if the examination will not be held, your test will be based on only MCQ questions. So MCQs will come definitely from the NCERT book. That's why focus more and more on the reading of NCERT books. Okay, thank you students.